वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। चलिए, सबसे पहला हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये है आपका पहला जो देख सकते हैं, ऑफकोर्स संबंधित है आपका नाग, यानी कि नाग इनटू मिसाइल्स के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि है क्या, है ना। दूसरा हम बात करेंगे कोंकण सदा के बारे में हम समझेंगे। पीएम किसान स्कीम के बारे में आज सोशल वेलफेयर से संबंधित पेज नंबर 9 पर दिया गया है। उसी प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस थर्ड का पार्ट है रैड फॉल माइनिंग। और लास्ट जो है आपका आईआर का पार्ट है आपका सिर्फ चागोस आइलैंड के बारे में। ये 5 इंपॉर्टेंट है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के लिए, जो आपके एग्जाम से संबंधित हो सकता है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए, खास करके पीएम किसान से क्वेश्चन पूछा गया है। पीवाई की अगर आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, नाग मिसाइल से प्रश्न पूछा चुका है यूपीएससी में, रैट कोल माइनिंग से रिलेटेड मेंस में प्रश्न पूछा जा चुका है। साथ में इस आइलैंड के लोकेशन भी पहले पूछे जा चुके हैं। तो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके आप समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। सबसे पहला न्यूज की हम चर्चा करेंगे तो वो है आपका जिसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से। आपको याद होगा, बहुत सिंपल सा न्यूज यहाँ पर एंटी गाइडेड मिसाइल के बारे में है। आपको पता होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसकी शुरुआत की थी और डीआरडीओ ने मंडे को अनाउंस किया है कि हमने पहली बार थर्ड जनरेशन का इंडिजीनियस हम लोग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हम बनाने जा रहे हैं, ये इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो नाग MK2 नाम है इसका। इंटायर सिस्टम ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है, पूरी तरीके से इसकी चेक भी कर ली गई है। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये समझता होगा कि सर आप ये बताएं सबसे पहले कि जो एंटी गाइडेड मिसाइल है, ये दरअसल ये मिसाइल है क्या, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी इसकी शुरुआत, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो डीआरडीओ के द्वारा ये मिसाइल बनाया गया। ये मिसाइल इंडिजीनियस है, यानी कि ये भारत की धरती पर ही ये मिसाइल को बनाया गया। नाम है इंडी गाइडेड मिसाइल। थर्ड जनरेशन जनरेट किया गया है आपका नाग MK थर्ड के नाम से, 2 के नाम से। अब यहाँ पर देखोगे कि एक किस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। एक आईजीएमडीपी प्रोग्राम शुरुआत किया गया था। उसके लीडर हुआ करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो कहानी है 1983 का, 83 हाँ, और 2013 में ये समाप्त हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि जो डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम बनाया था, उस गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम में 5 खास करके मिसाइल बनाने बनाने का टारगेट दिया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और वो पांचों मिसाइल फाइनली पूरा किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसीलिए उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। वो मिसाइल इस तरीके से था, अग्नि था, त्रिशूल था, आप कह सकते हैं अग्नि हुआ, त्रिशूल हुआ, आकाश हुआ, है ना, पृथ्वी हुआ। तो और आपको पृथ्वी हुआ, और ये कह सकते हैं ये 5 का, और हमारा एंटी गाइडेड मिसाइल नाग, ये 5 तरीके के मिसाइल उस वक्त हुआ करते थे। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको, इसकी नाग भी उसी का पार्ट था, नाग नाम था। तो नाग जो मिसाइल है, ये नाग मिसाइल जिसको आप नाग को कोबरा भी आप कहते हैं या प्रोस्टीना के नाम से भी जानता है, लैंड लैंड अटैक वर्जन है, यानी कि ये कह सकते हो कि फायर एंड फॉगेट है। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है आपका, टैंक को उड़ा सकता है पूरी तरीके से। और इसकी रेंज जो है 50 मीटर से 20 किलोमीटर तक ये रेंज माना जाता है, ये डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि ये जो नाग है एंटी टैंक मिसाइल, इसको हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक हेलीकॉप्टर जिसका नाम है हेलिना, ये हेलिना हेलीकॉप्टर पर इसको पूरी तरीके से माउंट करके इसको छोड़ा जा सकता है। ये हेलिना जिसको हम लोग ध्रुव ध्रुव शास्त्र भी कर सकते हैं, आपका मैन पोर्टेबल वर्जन है, यानी कि मैन जो है ना, इंडियन आर्मी के लोग उसको पहन करके और इस टैंक को छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसाइल, नाग मिसाइल है, इसकी शुरुआत 1988 में हुआ था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रोग्राम के तहत। मैं 1983 बोला होगा, 1988 से ही ये प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसी प्रोग्राम के थ्रू जो है एंटी गाइडेड मिसाइल की शुरुआत किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है आईजीएमडी, इसकी शायद शुरुआत जो है 1980 में
19 ये कह सकते हो कि 88 में, 87 88 में इसकी शुरुआत हुआ था। हाँ, ये बात जरूर है कि 2013 में ये फाइनल हो चुका। तो 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, और पहली बार नवंबर 1990 में इसको कंडक्ट किया गया था। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका हो सकता है। तो पहला न्यूज तो ये हुआ। दूसरा न्यूज हम लोग चलते हैं कोंकण की तरफ। वो महाराष्ट्र का वो क्षेत्र, वो इलाका जिसे लोग फर्टाइल नहीं मानते हैं, पत्थर मानते हैं, सदा भी इसको कहते हैं। ये पूरा इलाके को क्या बोलते हैं, कोंकण सदा के नाम से जाना जाता है। वो फर्टाइल नहीं है, वो बंजर है। वो कई सदियों से उस पर कोई खेती बाड़ी नहीं हुआ, पत्थर माना जाता है। लेकिन आजकल मॉनसून के कारण से उसके लैंड फॉर्म में चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो कोंकण है, कोंकण जो रीजन है, ये अरबियन सी के साइड में ये लोकेटेड है। आपका वेस्टर्न घाट और अरबियन सी के बीच में ये आप कह सकते हैं लोकेटेड हो। एक तरीके से बीच और टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो कोंकण रीजन जो है, अरबियन सी एक तरफ, दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट, वेल नॉन, इसको बीचेस और टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न घाट में वो इलाका जो है, रत्नागिरी जिला के आसपास का वो पूरा इलाका है। थाउजेंड्स ऑफ मीटर लंबा है, स्टीप है, फ्लैट है, लेकिन वो पथरीला जमीन है। उस पथरीला जमीन को सदा कहा जाता है। सदा एक फ्लैट एरिया है आपका, लेकिन वो फ्लैट एरिया जो है बंजर है पूरी तरीके से। सदियों से ये धीरे धीरे इरोजन होके, पर्वतों का इरोजन होता गया, और वो फाइनली वो बन करके तैयार हो गया आपका। सिमिलर, या आप इसको प्लेटिक्स कह सकते हो या पत्थर कह सकते हो। ये इलाका जो है सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का है। ये एक तरीके के आप कह सकते हैं कास्ट प्लेट्यू के एक बेहतर एग्जाम्पल के तौर पर जाना जाता। तो सदा जो है, जिसे आप पत्थर की तरह समझ रहे हैं, रॉकी है, ये धीरे धीरे इसके एंडेमिक फ्लोरा और मॉनसून सीजन के कारण से इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। ये इलाका जो है धीरे धीरे फर्टिलिटी में परिवर्तित हो रहा है आपका। मॉनसून के दौरान में लोकल्स लोगों का मानना है कि इस एरिया पर धीरे धीरे राइस और मिलेट्स ग्रो करना शुरू कर दिए, यानी राइस और मिलेट्स की कल्टीवेशन करना ये लोगों ने शुरू कर दिया है ना। यूज ऑफ पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर सदा जो है ना, ये धीरे धीरे एक्सेस हो रहा है, और वहां पर पूरी साल जो है अब फ्रेश वाटर देखने को मिल रहा है उसके आसपास में, कैचमेंट इलाका में। और धीरे धीरे वहां पर ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो रहा है, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो रहा है। तो ये वाटर बॉडी तो मानसून के कारण से ये देखने को मिल रहा है। जो इलाका कभी बंजर हुआ करता था, अब वो फर्टाइल इलाके में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, और इसके पीछे कारण है मानसून। ये तो अच्छी बात है। हमारे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए हर तरीके से बहुत ही बेहतर है आपका, इसे हमें समझना चाहिए। अब इसकी लैंड यूज पैटर्न, इसके अंदर में चेंजेस हो रहे हैं, क्रॉप्स प्लांट्स ये सब कल्टीवेट किए जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो एक आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर ये बन सकता है। तीसरा न्यूज है, वो है आपका पीएम किसान से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीएम किसान आपको पता होगा, है ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आप सबको पता होगा। सेंट्रल सरकार का ये योजना है, केंद्र सरकार का, और इस योजना के तहत एक साल में 6,000 रुपया किसानों को दिए जाएंगे, खेती बाड़ी करने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, फर्टाइल, है ना, उसके लिए। दरअसल ये योजना की शुरुआत जो हुई थी फरवरी 2019 में, ये योजना की शुरुआत हुई थी। 100% फंडिंग सेंट्रल सरकार करती है इसको, 100% से ज्यादा आपका। और ये योजना का को लागू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में, योजना को लागू किया गया था। फिलहाल ये सारे किसानों जो जिनकी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हैं, उसके बेसिस के आधार पर इन सभी किसान को 6,000 रुपया जो है साल में दिया जाता है। हालांकि ये हर एवरी क्वार्टर में आप कह सकते हैं कि 2-2 हजार के हिसाब से, यानी 4 महीने पर 2,000 दिया जाता है। इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई, ये सारे जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस किसान को मिलना है और किस किसान को नहीं मिलना। ऑब्जेक्टिव किसान क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि वो किसान जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के क्रॉप्स आप वो कल्टीवेट करते हैं, लेकिन कभी कभी पैसे के अभाव में उनको प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो उन किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो मनी लेंडर के पास न जाए, बिचौलियों के पास न जाए, उनसे कर्ज न ले, और वो कर्ज के कारण से वो किसान जो है कर्ज में हमेशा दबे रहते हैं, तो उनको छुटकारा के लिए सरकार जो है साल के 6,000 रुपया देती है। हर 4 महीने पर 2,000 रुपया देती है, ताकि आप खाद बीज ये खरीद सके, इसके लिए आपका बेसिस पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अलावा सरकार जो कई ऐसे फैसिलिटीज दे रखी है, जैसे फैसिलिटीज, किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी,
किसान क्रेडिट कार्ड सभी पीएम किसान बेनिफिशियरी को भी प्रोवाइड किया जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन है इस तरीके का, किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है जैसे कि एनिमल्स के लिए, फिश रियरिंग के लिए, तो उनको मैक्सिमम इंटरेस्ट 4% होता है, उस इंटरेस्ट पर किसानों को लोन दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। उसी प्रकार से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, सेंट्रल लेवल के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। उसी प्रकार से आप प्रिवेंशन ऑफ डाइवर्जेंस फंड है, लैंड रिकॉर्ड मैंडेट, ये सारे जो है नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में सरकार जो है इससे आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछेगा, मेंस में भी प्रश्न के तौर पर पूछेगा। नेक्स्ट न्यूज है जीएस थर्ड का, टेक्नोलॉजी का, रैट होल से रिलेटेड, रैट होल। अब रैट होल माइनिंग क्या होता है, रैट होल माइनिंग क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। आपको बता दो कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर रैट होल माइनिंग होती है, यानी कि कोयला को सुरंग गुफा बना करके कोयला को धीरे धीरे निकाला जाता है और इलीगल माइनिंग की जाती है और उसको निकाल करके मार्केट में बेचा जाता है। इस प्रक्रिया को रैट होल माइनिंग करते हैं, यानी कि जैसे चूहा जो है बिल बनाता है, होल बनाता है, वैसे ही लोग जो है इलीगल तरीके से वो क्या करते हैं, होल बनाकर, टनल बनाकर कोयला निकाल करके। तो ये बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहा है रैट होल की माइनिंग। तो रैट होल माइनिंग यहाँ दो टाइप्स का होता है। तो नेम इट्स इन्वॉल्व टू डिगिंग टनल, 3 to 4 फीट का डीप गहराई वाला टनल हम लोग खोदते हैं, क्लियरली अलाउइंग टू, और वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं तो इन और आउट, और वहां पर कोयला और आप पीक एक्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको मार्केट में, ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे। दूसरा टाइप जो है तने, ये तो पहला हुआ रेड कोल हुआ, पहला टाइप हुआ कोल विथ पिक्सैक्स। दूसरा टाइप जो है जिसको हम बॉक्स कटिंग इन टाइटल भी करते हैं, बॉक्स कटिंग डिगिंग करते हैं, सर्कुलर या स्क्वायर फीट एटलीस्ट 5 स्क्वायर मीटर का वो लोग कट करते हैं डेप्थ 400 फीट के आसपास में, और कट करके टन की तरह बनाते हैं उसको। और जितने भी माइनर्स होते हैं, खास करके जो माइनिंग करने वाले, वो मार्क्सिस्ट ट्रेन के थ्रू जो है धीरे धीरे वो निकालते हैं, या बम्बू या रस्सी के थ्रू अंदर जाते हैं और अंदर जा करके उन सारे कोयला को बाहर निकालते हैं। तो आजकल जो है ये बहुत तेजी से चल रहा है। अब सरकार ने इसकी कंट्रोल खास करके मेघालय में आपको देखने को मिला है, सरकार का कंट्रोल भी है, सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही है। गवर्नमेंट ने लिटिल कंट्रोल ओवर किया था मेघालय के लैंड पर, 6 शेड्यूल्स के अंदर में आता है, जहां पर कोयल माइनिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 के तहत वहां पर अप्लाई नहीं होता। हालांकि कोल माइनिंग जो है बूम है वहां पर मेघालय के बाद में आप देखने को मिलेगा। अब जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अनरेगुलेटेड होने के कारण से, आप देख सकते हो अनरेगुलेटेड माइनिंग होने के कारण से लैंड डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन, कौन से इस तरीके के कारण से आप देख सकते हो कि बहुत सारी समस्या आ रही है। आप कह सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी सरकार को कहा जा रहा है कि समस्या का समाधान करो और ये जिस तरीके की चीजें हो रहे हैं उससे रोकथाम किया जाए। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़, झारखंड में कोल सिम्स हैं, मेघालय के अंदर में भी विथिन्स है। भारत के बहुत सारा ऐसे राज्य है जहां पर कोल माइनिंग होती है, जैसे झारखंड हुआ, मेघालय हुआ, ये आप झारखंड हुआ, आपका उड़ीसा हुआ, आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ हुआ, उसके बाद बंगाल में भी ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो रैट होल माइनिंग से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि रैट होल माइनिंग क्या होता है। नेक्स्ट है आपका मॉरिशस। मॉरिशस के बारे में है, आपको चागोस आइलैंड से रिलेटेड है, तो इसकी भी थोड़ी सी कहानी आप समझ लीजिए। ये चागोस आइलैंड की कहानी क्या है, मॉरिशस की कहानी क्या है, इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। ध्यान से इसको समझिएगा, सुनिएगा। दरअसल कहानी है कि ब्रिटेन जो है स्ट्रक टू डील अप टू इन अक्टूबर हैंड ओवर टू कंट्रोल ऑफ चागोस आइलैंड टू मॉरिशस। मॉरिशस को ये चागोस आइलैंड जो है ब्रिटेन कहता है, स्ट्रक टू डील अक्टूबर टू हैंड ओवर, वो एक डील हो रही थी कि ब्रिटेन क्या करेगा कि चागोस आइलैंड को मॉरिशस को दे देगा। मंडे तक का वो डील फाइनल होने वाला था। और खास करके जो डाइगो ग्रासिया एक मिलिट्री बेस है ना, जो कि ब्रिटेन के कंट्रोल में हुआ करता था, वो मिलिट्री बेस जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है चागोस, आप कह सकते आर्कीपेलेगो का, इंडियन ओशन के अंदर में, वो लीज पर लिया था वो एग्रीमेंट, उसको भी रेटिफाई करने की बात करी गई थी। 99 साल का लीज था, एग्रीमेंट था, उसको रेटिफाई करने की बात करी। अब थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लो कि ये है क्या। जियोग्राफिकली अगर देखेंगे तो ये चागोस जो आर्कीपेलागो जो है, आर्कीपेलागो जो है, एक तरीके से चागोस इसको बोलते हैं कि आइलैंड से ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स कहा जाता है। तो ये जो चागोस जो ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स हैं, इसमें करीब करीब 58 आइलैंड्स है, 58 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। और ये लोकेटेड है, आप कह सकते हैं कि इंडियन ओशियन में मालदीव से करीब करीब 500 किलोमीटर साउथ लोकेटेड है। तो इसके इतिहास को हम समझते हैं कि इसके इतिहास
हिस्ट्री क्या है। शुरुआती दौर में ये फ्रेंच का इस पर कंट्रोल हुआ करता था, मॉरिशस पर। पहली बार कॉलोनी मॉरिशस ने फ्रेंच ने बनाया था 1715 में चागोस आइलैंड पर। 18वीं सेंचुरी में देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे जो स्लेव लेबर आया करते थे उनको लाया जाता था, खास करके अफ्रीका और इंडिया से काम करने के लिए, खास करके कोकोनट प्लांटेशंस के लिए। इन सभी को लेकर के आया था, इंडिया और अफ्रीका से लेकर के आता था। बाकी बात सारे स्लैब जो है वहीं पर रह जाते, वहीं पर अपना घर बनाते थे। फिर आप देखोगे कि 1814-15 आते आते फ्रांस का जो डिक्टेटर, फ्रांस का जो राजा हुआ करते थे, नेपोलियन बोनापार्ट, एक तरीके से आर्मी थे। हालांकि फ्रांस पर उन्हीं का कंट्रोल हो गया था लुईस 16 के मृत्यु के बाद जो है, वो उसको ब्रिटेन जो हरा देता है। और हराने के बाद 1815 के बाद आप देखोगे कि जो फ्रांस का कंट्रोल जो है उस पर से खत्म होकर यूके का कंट्रोल हो जाता है, यानी मॉरिशस और उस वाले पूरे इलाके में क्या है, यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का कंट्रोल हो जाता है। 1965 तक ये ब्रिटेन का कंट्रोल रहता है और 1965 में ब्रिटेन इंडियन ओशियन टेरिटरी यानी BIOT का कंट्रोल चागोस आइलैंड यानी कि मॉरिशस से कंट्रोल खत्म हो जाता है और फुलती जो है पूरा तरीके से मॉरिशस जो है ब्रिटेन से आजाद हो जाता है। अब आप देखोगे यहां पर कि मॉरिशस क्लेम कर रहा है चागोस पर कि भाई चागोस मॉरिशस का पार्ट है। तो आप देखेंगे कि चागोस वाज अटैच्ड टू मॉरिशस और अनदर ब्रिटिश कॉलोनी इंडियन ओशन में और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो जब मॉरिशस 1968 में आजाद हुआ, 65 में उस तरीके से ब्रिटेन इंडियन टेरिटरी के नाम से आता था, 1968 में मॉरिशस जो है ब्रिटेन से आजाद हो जाता है पूरी तरीके से। मॉरिशस गेन टू इंडिपेंडेंट इन 1968। और चागोस देखोगे कि चागोस अभी भी ब्रिटेन के ही कंट्रोल में था। मॉरिशस 3 मिलियन पाउंड ग्रांट फॉर डिटैचमेंट के लिए वो बात होती है। अब आप देख सकते हैं कि इसको लेकर के मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में ये चीजें चल रही है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिग्नी स्ट्रैटेजिकली अगर इंपॉर्टेंट क्यों है चागोस के लिए, 1966 में ब्रिटेन साइन करता है यूनाइटेड स्टेट के साथ एक एग्रीमेंट कि आप जो हमारा BIOT है, जिसको आप हम लोग ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है, वो आप मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। यानी अमेरिका को और यूके में साइन हुआ कि मेरा जो लैंड है जो इंडियन ओशन के अंदर में जो हमारी टेरिटरी है, उस टेरिटरी को मिलिट्री पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली उसके बाद प्लांटेशन से लेकर शट डाउन हो गया, बंद हो गया और इट बिकेम टू अनलॉफुल पर्सन टू एंटर रिमेन टू। आप कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना परमिट के उस आइलैंड पर बसने लगे थे। अब डिएगो ग्रासिया जो है लार्जेस्ट कह सकते हो आर्कीपेलिगो है, ये फुली ऑपरेशनल होता है 1986 तक, फुली ऑपरेशनल है पूरी तरीके से मिलिट्री बेसिस के लिए। तो यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है वॉर एंड टेरर के बेसिस पर। अभी हालांकि कहा जाता है कि 11 सितंबर को अटैक ऑन द यूएसए इन 2001 में हुआ था आपका अलकायदा के द्वारा वॉर, तो उस पर भी इसको यूज किया जा रहा था। ये पूरा कहानी जो है इसके बेस पर आप देख सकते हो, यही है चागोस। ये पूरा इलाका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो आइलैंड जो है चागोस आइलैंड, जो मिलिट्री बेसिस के लिए इसको यूज किया जाता था। ये इसकी पूरी पूरी कहानी है जिसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया, हमने आपको बताने की कोशिश किया। आपके एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको चीजें समझ में आई होगी। और अगर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करो, लाइक करें। धन्यवाद।